गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र पार्ट 2 संघवाद को आज हम शुरू कर रहे हैं। हमने हमारी पहली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से संघीय व्यवस्था कार्य करती है और कि संघीय व्यवस्था की जितनी भी विशेषताएं थी वो हमने हमारी पहली वीडियो में देखा था। यह हमारी इस पार्ट की दूसरी वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार से कार्य कर रही है, भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना किस प्रकार से हुई है। हम देखते हैं कि श्रीलंका और बेल्जियम जैसे हमने देशों को पढ़ा है तो वह देश बहुत छोटे और वहाँ पर विविधताएँ भी बहुत है, परंतु वहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से संघीय व्यवस्था को अपनाया गया था। तो भारत जो है वो तो एक विशाल देश है, ये बड़ा देश है, यहाँ पर विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर संघीय व्यवस्था की स्थापना करना जो है वो और भी अधिक मुश्किल है। हम देखते हैं कि जब हमारे संविधान की शुरुआत करें यदि हम तो हम देखते हैं कि विभाजन जो है, भारत की आज़ादी जो है उससे पहले जो विभाजन हुआ था आज़ादी के बाद वो बहुत ही दुखद था और उसमें कई लोग मारे गए थे, लाखों की संख्या में। हम देखते हैं कि बहुत ही एक दुखद जो थी वो घटना थी। इसके अलावा भारत विभाजन के टाइम पर हमारे पास कई सारे स्वतंत्र रजवाड़े थे, इनको एक करना भी हमारे सामने एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बखूबी से निपटाया गया और उन्होंने अखंड भारत की स्थापना करी। हम देखते हैं कि जो संविधान में हमने बताया गया है संघवाद में कि केंद्र और राज्यों के बीच जो है वो शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। कुछ केंद्र की शक्तियाँ रहती है, कुछ राज्य की शक्तियाँ रहती है। तो संविधान बनाते समय हमारे केंद्र और राज्य दो स्तर थे। आगे हमने जैसे जैसे समय बीता तो हमने पंचायती राज्य व्यवस्था को भी अपनाया और इसके अंतर्गत हमने शासन के तीसरे स्तर को भी जोड़ दिया। हम देखते हैं कि तीनों स्तर की जो व्यवस्थाएं हैं, ये तीनों स्तर का जो काम करने का तरीका है, जो शक्तियां हैं, वो संविधान में सभी को अलग अलग दे दी गई और उन्हीं शक्तियों का ये तीनों क्षेत्र अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हम कहते हैं सूचियाँ। जब हम देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन कर दिया गया है, उनको 3 सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उस पर केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाती है और केंद्र सरकार उस पर कार्य करती है, जैसे कि प्रतिरक्षा का मामला, विदेशी मामला। प्रतिरक्षा मतलब होता है डिफेंस, विदेशी फॉरेन मैटर्स, बैंकिंग, संचार, कम्युनिकेशन, मुद्रा और राष्ट्रीय महत्व से जितने भी विषय रहते हैं, महत्वपूर्ण विषय, उस पर केंद्र सरकार जो है वह कानून का निर्माण करती है। इसके अलावा जो है व्यापार है, वाणिज्य है, कर है, ऐसी जो व्यवस्थाएं रहती है उन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और वह अधिकार क्षेत्र जो केंद्र और राज्य दोनों जिस पर कानून बनाने का हक होता है, वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अब हम सवाल ये उठता है कि वह विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून नहीं बनाती और जैसे जैसे हमारे देश का विकास हो रहा है तो नए नए मैटर्स, नए नए मुद्दे आते हैं, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका रहता है? तो उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का रहता है। वो सब केंद्र सरकार की सूची के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा देश जो संविधान है, हमने संघवाद की स्थापना के बारे में बोला, तो संघीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि सभी को बराबर का अधिकार होता है, सबको बराबर शक्तियाँ बांट दी जाती है, परंतु संघीय व्यवस्था में भी जो साथी इकाइयाँ रहती है उनको बराबर का अधिकार नहीं मिलता है। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर का अधिकार नहीं मिला गया है। कई राज्यों को जो है वो विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया है। उन विशेष राज्य के दर्जे के अंतर्गत उनको कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि ये राज्य जो रहते हैं वो किसी धर्म, जाति या किसी सांस्कृतिक या किसी भी तरीके से वो थोड़े से पिछड़े हुए रहते हैं, इसलिए उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो भारत में असम में, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जैसे देश है, और भी देश है, राज्य है सॉरी, और भी ऐसे राज्य है जो जिन्हें हमको जो है विशेष राज्य का दर्जा इन्हें दिया गया है। ये विशेष राज्य का दर्जा इन्हें अनुच्छेद 371 के अंतर्गत दिया गया है, जिनमें इन्हें कई प्रकार की शक्तियाँ जो है वह अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा दी गई है। आगे हम देखते हैं कि भारतीय संघ में इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। कुछ जो भारतीय संघ में जो कुछ राज्य हैं उनको तो इन राज्यों के मुकाबले और भी कम अधिकार दिए गए हैं। वह राज्य हमारे कौन से हैं? इन्हें पूर्ण स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम दिल्ली का उदाहरण ले सकते हैं, हम चंडीगढ़ का उदाहरण ले सकते हैं, हम लक्षद्वीप का उदाहरण ले सकते हैं। ये भी जो है, ये जो इकाइयाँ हैं भारतीय संघ की, इनको राज्य के मुकाबले शक्तियाँ कम मिली है, क्योंकि जो ये राज्य जो रहते हैं, राज्य जो ये है राज्य, तो ये देखा जाए तो इन्हें क्या बना दिया गया है? ये राज्य ना होकर ये होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, मतलब इन पर केंद्र सरकार जो है वह शासन करती है और अधिकतर इन क्षेत्रों में जो नियम व कानून बनाने का अधिकार जो रहता है वो सरकार को रहता है। हम बोलते हैं दिल्ली राज्य, पर दिल्ली जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि आप बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैटर्स रहते हैं। जैसे दिल्ली में दिल्ली पुलिस आप देख लीजिए, तो उस पर दिल्ली पुलिस पर अधिकार राज्य सरकार का ना होकर किसका है? केंद्र सरकार का अधिकार है।
और इन पर विशेष अधिकार भी केंद्र को होता है केंद्र शासित प्रदेश पर शासन करने के लिए। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा करना, सत्ता का बंटवारा करना, किस प्रकार से सत्ता का बंटवारा होगा, केंद्र सरकार कैसे कार्य करेगी, राज्य सरकार कैसे कार्य करेगी, नगर पंचायत, पंचायती राज्य व्यवस्था में नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत को क्या क्या अधिकार दिए गए, ये सभी अधिकार जो है वो हमारे संविधान के अंतर्गत लिखे गए हैं और संविधान में हमने संघवाद को अपनाया है। आगे की टॉपिक्स को हम आगे की वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।